हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में उद्योग, एमएसएमई उद्योग के अंतर्गत एमएसएमई पढ़ रहे हैं। मैंने कुछ चीजें पिछली वीडियो में बताई थी एमएसएमई से रिलेटेड। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है अधिनियम है, इस अधिनियम के माध्यम से जो है इन तीनों जो उद्यम है, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम, इन तीनों को जो है डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है ना। ये अधिनियम है 2006 का, पूरा नाम है इसका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006। ये है 2006 का अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से जो है इन तीनों उद्यमों को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज। इसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं, है ना। परिभाषा जो 2006 में दी गई थी, उस परिभाषा को कई बार जो है संशोधित किया गया है। अभी जो नई परिभाषा है वो 1 जुलाई 2020 में दी गई थी। कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल के दौरान ये नई परिभाषा दी गई थी, जिसके अनुसार ये है नई परिभाषा। ये उद्यम का प्रकार है, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों के लिए सेम डेफिनेशन है। पहले जो है विनिर्माण या निर्माण के लिए अलग डेफिनेशन हुआ करती थी, अलग क्राइटेरिया हुआ करता था, सेवा क्षेत्र के लिए अलग क्राइटेरिया हुआ करता था। अभी निर्माण तथा सेवा क्षेत्र के लिए क्राइटेरिया सेम कर दिया गया है। तो सूक्ष्म उद्यम के लिए जो निवेश की सीमा डिसाइड की गई है वो 1 करोड़ रुपए है ना। वार्षिक कारोबार यानी टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक होना चाहिए। लघु उपक्रम यानी स्मॉल जो एंटरप्राइजेज है उनके लिए निवेश होना चाहिए 10 करोड़ तक का, और वार्षिक कारोबार होना चाहिए 50 करोड़ रुपए तक का। मध्यम यानी मीडियम एंटरप्राइजेज, इनके लिए 50 करोड़ रुपए निवेश की सीमा होना चाहिए और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए ना। ये अधिकतम सीमाएं हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 5 गुना है, निवेश की सीमा से जो टर्नओवर की लिमिट है वो 5 गुना है। जैसे 1 करोड़ इधर 5 करोड़ है सूक्ष्म के लिए, लघु के लिए 10 करोड़ 50 करोड़, मध्यम के लिए 50 करोड़ 250 करोड़, ऐसे 5 गुना। ये मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी पिछली वीडियो में बताया था कि नया जो बजट आया है उस बजट में ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है ना। अभी चेंज हो गया है। इसमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो है इस क्राइटेरिया को परिवर्तित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। लेकिन वो क्राइटेरिया अभी आपके काम का नहीं है। अभी अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो इसी क्राइटेरिया के आधार पर जो है आपको बताना है, आंसर इसी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, नया क्राइटेरिया क्या है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे हम जब चर्चा करेंगे तो मैं वो क्राइटेरिया आप लोगों को बताऊंगा, वो आपको फिर आगे याद रखना है। अभी मैं अगर बता दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नया क्राइटेरिया कौन सा है, पुराना क्राइटेरिया कौन सा है। तो इसलिए जो है आप इसी को अभी ध्यान रखो, आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन चेंज हो गया, ये क्लियर बात है। मध्य प्रदेश में एमएसएमई इकाइयां और रोजगार सृजन, रोजगार की स्थिति क्या है। तो ये जो है 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 में जो है ये डेटा दिया गया है। तो आपको जो है जो नया डेटा है वही ध्यान रखना है, पुराना डेटा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। इसमें वैसे पूरा दिया हुआ है, आपके काम का है 2023-24 का डेटा। उद्यम पोर्टल में एमएसएमई पंजीकरण का विवरण दिया गया है, इकाइयों की संख्या दी गई है और संभावित रोजगार, कितना रोजगार उन इकाइयों के माध्यम से लोगों को मिला हुआ है वो जो है इसमें दिया हुआ है। उद्यम पोर्टल भारत सरकार मार्च 2024 का ये डेटा है। तो 4,57,499 जो है
इकाइयां हैं, है ना। मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई की इकाइयां हैं वो 4,57,499 ये इकाइयां हैं। इन इकाइयों के माध्यम से लोगों को जो रोजगार मिला हुआ है वो 22,77,308 लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फिगर आपको ध्यान रखना है। इसको राउंड फिगर अगर हम करें तो 4.57 लाख, ऐसे इसको याद रख लेते हैं। और इसको हम देखें तो 22.77 लाख, बस ऐसे दो फिगर आपको याद रखना है। बाकी फिगर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए बताए गए हैं कि इसमें ये किस तरह से वृद्धि हुई है वो इसमें पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर 1.5 लाख है, फिर 2.5 लाख हो गया, फिर 3.5 लाख हो गया, फिर 4.5 लाख हो गया, मतलब 1-1 लाख करके ये इकाइयों में वृद्धि हुई है, ये इसमें पता चल रहा है। इसलिए मैंने ये बताया हुआ है ना। बाकी आपको याद नहीं रखना, बाकी केवल ये याद रखना जो लास्ट में दिया हुआ है। तो यहां तक क्लियर हो गया। ये मैंने वैसे मध्य प्रदेश में कितनी इकाइयां ऐसे में से कि मैंने पहले बताई हुई हैं। मैंने जब स्टार्टिंग के वीडियो बनाए थे तो उसमें मैंने एक टॉपिक स्टार्टिंग कर लिया था, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो उसमें जो है अलग अलग टॉपिक्स लिए थे मैंने। उसमें उद्योग वाला टॉपिक लिया था, एमएसएमई वाला एक टॉपिक लिया था। तो वहां पर जो है मध्य प्रदेश में एमएसएमई की इकाइयां कितनी है इस समय, वो मैंने फिगर बताया था। और ये भी बताया हुआ है, ये इसके बारे में भी जिक्र था उसमें। एमएसएमई में राज्यों की स्थिति क्या है, उसमें सबसे पहला स्थान जो आ रहा है वो पहला स्थान है यूपी का, तो सेकेंड नंबर पर आ रहा है पश्चिम बंगाल, थर्ड तमिलनाडु है, फोर्थ महाराष्ट्र और फिफ्थ जो है आंध्र प्रदेश, और मध्य प्रदेश का छठा स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो छठी है ना। एमएसएमई के मामले में, एमएसएमई की जो इकाइयां हैं उन मामले में जो है मध्य प्रदेश की स्थिति छठी है। पहला दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल का है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है नए डेटा के हिसाब से ये है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं एमएसएमई के विकास के लिए, एमएसएमई विकास के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो जो है यहाँ पर मैंने बताई हुई है। तो पहला है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये 2021 की है। लोगों में उद्यमिता के गुण विकसित करने के लिए, क्षमता विकसित करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चली। 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश सरकार की योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ये एक अगस्त 2014 की योजना है। इस योजना के तहत युवाओं को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के साथ उद्यमिता की सुविधा प्रदान की जाती है ना। ये युवा लोग हैं, युवाओं के लिए है, ये नाम से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2014 से स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त से। और जो युवा है मध्य प्रदेश के, उनको वित्तीय सहायता प्रशिक्षण के साथ साथ उद्यमिता की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे वो कुछ स्टार्टअप कर सके, अपना नया कोई उद्यम स्टार्ट कर सके, जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप। इसके लिए जो है उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है और उनमें जो है उद्यमिता के गुणों का विकास भी किया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये 1 अगस्त 2024 की योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब और बेसहारा लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि जो है वो खुद का रोजगार स्थापित कर सके। यानी उनको खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए उनको वित्तीय सहायता भी दी जाती है, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है। ये जो है गरीबों के लिए, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए। इसके पहले हमने पढ़ा वो युवाओं के लिए है ना। तो अलग अलग वर्गों के लिए कार्यक्रम अलग अलग चल रहे हैं। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना जुलाई 2014 की योजना है। इस योजना के तहत गरीब और बेसहारा लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये भी गरीबों के लिए योजना चल रही है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, उनकी आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है ना, ये कृषकों के लिए, नाम से स्पष्ट, कृषकों के लिए 2017 की योजना है ये। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को उद्यमिता के लिए सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में एमएसएमई समिट 2023 में
इसका आयोजन भोपाल में किया गया था ना, मध्य प्रदेश एमएसएमई जो समिट है, हाँ 2023 में भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। तो ये इस तरह से पूरा हो जाता है। अभी जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो है भोपाल में आयोजित होने वाली, फरवरी में ही होने वाली, तो उसका बहुत ज्यादा भी उस पर काम चल रहा है, तो उसका क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। 2023 में जो है भोपाल में एमएसएमई के लिए समिट हुई थी, और अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है हो रही है, दोनों भोपाल में 2023 में और अभी 2025 में भोपाल में इस तरह की समिट आयोजित की गई है। अब यह है भारत सरकार की योजनाएं। अभी हमने एमएसएमई से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं पढ़ी हैं। अब हम भारत सरकार की योजनाएं पढ़ रहे हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है एक्चुअली। इसका क्वेश्चन मेंस में पहले आ चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्देश्य पूछे गए थे काफी पहले। 8 अप्रैल 2015 को इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य है एमएसएमई उद्योगों की स्थापना या उनकी विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध कराना। उनकी स्थापना या उनके विस्तार के लिए जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 3 तरह के ऋण जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ना। इसके अंतर्गत जो है 3 तरह के ऋण दिए जा रहे हैं। यह 3 तरह के ऋण, शिशु, किशोर और तरुण, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो शिशु ऋण है उसमें कितने तक का ऋण दिया जाता है, या किशोर ऋण है उसमें कितने तक का ऋण दिया जाता है, तरुण में कितना ऋण दिया जाता है। तो 50,000 तक का ऋण जो है शिशु ऋण कहलाता है। 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण इसको कहते हैं किशोर ऋण। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है इसको तरुण ऋण कहा जाता है। एक्चुअली एमएसएमई से रिलेटेड है। एम मतलब सूक्ष्म, यानी कम उसके लिए ऋण चाहिए रहता है, इसको बोल देते हैं शिशु। यदि आपको जो है छोटा उद्यम स्थापित करना है, यानी सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको छोटा ऋण चाहिए, यानी शिशु ऋण, जिसमें कम अमाउंट है, यानी 50,000 तक। अगर आपको लघु उद्यम स्थापित करना है तो उसके लिए किशोर ऋण है, उसमें जो है 50,000 से 5 लाख तक का ऋण प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आपको मध्यम उद्यम और बड़ा उद्यम स्थापित करना है, मध्यम उद्यम, तो उसके लिए आपको फिर तरुण ऋण दिया जाएगा, और उसका जो अमाउंट है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का अमाउंट दिया जाता है। तो ये है इस तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी रहती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ना, पहले जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलती थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना बहुत पुरानी योजना थी। उसमें बहुत से जो बेरोजगार युवक थे वो उधार लेते थे, ऋण लेते थे, है ना, उसमें छूट मिलती थी उनको। तो उसके स्थान पर योजना स्टार्ट की गई है प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। पहले नाम इसका नाम था, पुराना नाम पूर्व योजना थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसको बोलते थे PMRY, ये PMRY इस तरह से इसका नाम था शॉर्ट में। तो उसके स्थान पर जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। 15 अगस्त 2008 को ये स्टार्ट किया गया है ना। इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2008 को किया गया, और ये जब स्टार्ट हुई थी तो उसके ठीक बाद जो एग्जाम हुई थी मेंस के, उसमें इसका क्वेश्चन पूछा गया। इसका उद्देश्य है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके लोगों को रोजगार प्रदान करना, रोजगार को बढ़ावा देना ना। इसमें मेन चीज है सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो एंटरप्राइजेज। सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए लोगों को उधार उपलब्ध कराया जाता है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, दोनों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए। और इसके तहत जो है जो भी इस तरह का उद्यम स्थापित करता है उसको जो भी उधार दिया जाता है उसमें कुछ मात्रा जो है सब्सिडी की भी होती है, यानी सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके माध्यम से क्या है, सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराना।
इसके माध्यम से लोगों को सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये है इस तरह से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें फिर छूट अलग अलग है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग है छूट, शहरी क्षेत्र में अलग छूट है, सामान्य के लिए अलग छूट है। दो वर्ग है इसमें, सामान्य वर्ग, विशेष वर्ग है। विशेष वर्ग में SC, ST, OBC, महिला, विकलांग, है ना, ये सब आते हैं, और सामान्य वर्ग अलग है। तो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग एवं विशेष वर्ग को अलग अलग छूट इसमें प्रदान की गई है। तो ये है कार्यक्रम। इसके बाद आता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ है। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन पड़ता है, तो इस डेट को जो है ये स्टार्ट हुई है। ज्यादातर जो योजनाएं स्टार्ट हुई हैं वो 25 सितंबर को या 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पड़ता है और 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन पड़ता है। तो इस डेट को ज्यादातर योजनाएं आपने देखी होंगी स्टार्ट हुई है। 25 सितंबर 2014। इसका उद्देश्य है देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु, भारत की सबसे महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल है ये, विनिर्माण को बढ़ावा देना, ये जो है इसका उद्देश्य है ना। इसमें MSME को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये इसमें मेन बात है, 1000 करोड़ का फंड जो है इसके लिए स्थापित किया गया है और MSME को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद आता है स्टार्टअप इंडिया अभियान। स्टार्टअप इंडिया अभियान जो है ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया है। नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान इसके माध्यम से की जा रही है लोगों को। स्टार्टअप इंडिया, है ना, कुछ भी स्टार्ट करना है, स्टार्टअप किसी को करना है तो उसके लिए जो है सरकार प्रोत्साहित करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें प्रावधान यह है कि नए कारोबारों के लिए वित्त पोषण हेतु 10,000 करोड़ रुपए का फंड प्रारंभ किया गया है। ऐसे नए कारोबारों से अर्जित आय को 3 वर्षों तक आय कर में छूट और पेटेंट शुल्क 80% की छूट दी जाती है ना। ये फंड स्टार्ट किया गया, एक तो 10,000 करोड़ का फंड स्टार्ट किया गया है और इससे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नए कारोबार से अर्जित जो आय होती है उस आय में 3 वर्षों तक जो है उस व्यक्ति को, उद्यमी को, नया जो उद्यमी है, नया कारोबारी है, उसको 3 वर्ष तक आयकर की छूट और पेटेंट जो शुल्क है उसमें जो है 80% की छूट दी जाती है। पेटेंट कराने में शुल्क लगता है एक्चुअली, जो भी, जैसे मान लीजिए उसने कोई सृजन किया है, कोई आविष्कार किया है, कोई नई वस्तु बनाई है, कोई नई धुन बनाई है या कोई उसने पुस्तक लिखी है ना, तो उसका पेटेंट कराना, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, ट्रेडमार्क जो भी है, तो ये उसको अगर लेना है तो उसमें शुल्क देना होता है। तो इसके माध्यम से जो भी शुल्क लगता है उसमें 80% की छूट दी जाती है, यानी 100 रुपए में उसको केवल 20 रुपए लगेंगे। तो ये छूट स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है। इसके बाद आता है स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, 2 कार्यक्रम, इनके बारे में क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं, प्री में भी आ सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग कब हुई? दोनों 2016 में स्टार्ट हुए हैं, दोनों की डेट अलग अलग है ना। स्टार्टअप इंडिया जो है इसकी डेट आपको ध्यान रखना 16 जनवरी 2016 और स्टैंड अप इंडिया इसकी डेट है 5 अप्रैल 2016। दोनों का ईयर से हमें ध्यान रखना है। ये जो है SC ST और महिलाओं के लिए, वो सभी के लिए है ना। स्टार्टअप इंडिया सभी के लिए है, स्टैंड अप इंडिया जो है ये है SC ST तथा महिला उद्यमी को लाभ पहुंचाना तथा उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये जो है इन वर्गों के लिए ध्यान रखना। स्टैंड अप इंडिया प्रावधान इसमें SC ST व महिला उद्यमियों को इकाइयों की स्थापना के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है स्टैंड अप इंडिया योजना जो 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई है और ये SC ST जो महिला उद्यमी हैं उनको जो है उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उनमें उद्यमशीलता के गुण विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जब ये स्टार्ट हुई थी तो 1 साल बाद इसका क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मेंस में इकोनॉमी में पूछा गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल विकास नीति, ये दोनों जो है मेंस में आ चुके हैं। ठीक है, प्रारंभ 2015 है। इसका उद्देश्य युवा उद्यमी को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें
रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाकर जीविकोपार्जन के लिए सक्षम बनाना एवं इसके लिए प्रेरित करना। जो भी युवा उद्यमी हैं उनको जो है कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस प्रशिक्षण प्रदान करके उनको जो है रोजगार के लिए योग्य बनाया जाता है, ताकि जो है अपना वो जीविकोपार्जन कर सके और जो है आगे प्रोग्रेस कर सके। तो ये खास तौर से इसमें ट्रेनिंग प्रदान करने के संबंध में योजना है। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण युवा उद्यमियों को प्रदान किया जाता है, युवा जो वर्ग है उसको प्रदान किया जाता है, जिससे जो है रोजगार प्राप्त करने योग्य वो बन सके। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है ये। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये कोरोना के समय में स्टार्ट किया गया था, इसको 2020 में, जून 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के दौरान। इसके तहत कोविड-19 महामारी के दौरान देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी। 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में पैकेज। रैम्प, RAMP महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ध्यान रखें। RAMP इसके बारे में पूछ सकता है कि रैम्प किससे संबंधित है ना, रैम्प का संबंध किससे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसका फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना। रैम्प योजना है ये, है ना। इसकी जो स्टार्टिंग हुई है 30 जून 2022 को हुई है और ये MSME से संबंधित है, जैसे नाम से स्पष्ट है। M मतलब MSME है। इसमें MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जो है ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। 30 जून 2022 का ये कार्यक्रम है। विश्व बैंक के सहयोग से ये संचालित हो रहा है। इसको जो है वित्तीय जो सहायता है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा दी जा रही है, रैम्प कार्यक्रम, है ना। तो ये वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़े मुद्दों जैसे कौशल विकास, गुणवत्ता, तकनीकी उन्नयन आदि के समाधान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, किया जा रहा है, प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से। तो ये है रैम्प कार्यक्रम, RAMP, रैम्प। ये MSME यानी लघु, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम से संबंधित कार्यक्रम है, उनके विकास के लिए इसमें काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यह MSME संबंधी मध्य प्रदेश सरकारी कार्यक्रम, केंद्र सरकारी कार्यक्रम, तो MSME से रिलेटेड काफी चीजें मैंने बता दी हैं और कुछ चीजें मैंने पहले भी बता दी थी। जब भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति मैंने बताई थी, उस समय भी मैंने बहुत सारी चीजें उद्योगों से संबंधित बताई थी, MSME से मैंने बताई थी। अब हम आगे मध्य प्रदेश में उद्योग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं महारत्न तथा नवरत्न कंपनियां, है ना। यहां से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, पहले पूछा गया है कौन महारत्न कंपनी नहीं है, कौन महारत्न कंपनी है, कितनी महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियों के लिए जो है क्या क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर जो है किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है ना, नवरत्न कंपनी कितनी है। तो ये सारी चीजें जो है पूछी जा रही है एग्जाम में, तो उसी आधार पर जो है मैंने यहाँ पर चीजें बताई हुई हैं। तो महारत्न का जो कॉन्सेप्ट है ये दिसंबर 2009 में स्टार्ट किया गया था, है ना। 2009 में जो है ये कॉन्सेप्ट आया, पहले नवरत्न कॉन्सेप्ट आया था और फिर आया महारत्न कॉन्सेप्ट। नवरत्न कॉन्सेप्ट 1997 में आया और महारत्न कॉन्सेप्ट आया 2009 में। मतलब पहले महारत्न नवरत्न कंपनियां बनी, फिर उन नवरत्न कंपनियों में जिनका कारोबार अच्छा था, टर्नओवर अच्छा था, तो उन्हीं को जो है महारत्न का दर्जा दे दिया गया। उस समय जो है 5 ही महारत्न कंपनियां हुआ करती थी और आज बढ़ करके ये हो गई हैं 14, है ना। 14 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं, जो स्टार्टिंग में 5 ही थी। ठीक है, तो दिसंबर 2009 में ये कॉन्सेप्ट आया है। महारत्न कंपनियां कौन होती हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो यहां पर बताए गए हैं। महारत्न वे कंपनियां होती हैं जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध यानी लिस्टेड होती हैं, जिनका नाम शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार वो करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार वही कंपनी कर सकती हैं जो उसमें लिस्टेड होती हैं, है ना। तो पहली इसमें कंडीशन है, पहली शर्त है कि उनका स्टॉक एक्सचेंज में यानी
जो शेयर बाजार है उनमें सूचीबद्ध होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। दूसरा, कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, क्योंकि पहले नवरत्न होगी तभी जो है महारत्न बनेगी। डायरेक्ट जो है महारत्न नहीं बन सकती है ना, पहले मिनी रत्न बनती है, मिनी रत्न फिर नवरत्न फिर महारत्न बनती है। इस तरह से एक सीक्वेंस में होता है। तो नवरत्न का दर्जा उसको प्राप्त होना जरूरी है। फिर इसका टर्नओवर लिखा हुआ है, कारोबार। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार जो है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा हो, यानी एवरेज है, ये 3 साल का टोटल नहीं है, ये 1 साल का है ना। पिछले 3 वर्षों में औसत कारोबार यानी 1 साल का कारोबार 25,000 करोड़ का होना चाहिए, है ना। मतलब इससे अधिक रहा हो, इससे कम नहीं होना चाहिए, एवरेज है ये। 1 साल का 25,000 करोड़ का कारोबार होना चाहिए। ये 3 साल ऐसे रहा हो, इससे ज्यादा रहा हो, कम नहीं रहा हो, है ना। इसके बाद इन 3 वर्षों में कंपनियों का निवल मूल नेटवर्थ औसतन जो है 15,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा हो। ये नेटवर्थ है ना। नेटवर्थ का मतलब होता है उसकी वेल्थ, है ना, उसकी जो है संपत्ति। नेटवर्थ का मतलब होता है उसकी संपत्ति। निवल मूल कंपनियों की जो वैल्यू है कंपनी की, है ना, निवल वैल्यू यानी नेट वर्थ इसको बोलते हैं ना। 15,000 करोड़ का उसकी वैल्यू होती है। उसमें क्या होता है कि जो भी संपत्ति है उसमें जो उधार उसने लिए हैं उसको जब माइनस कर देते हैं तो नेटवर्थ आ जाता है। किसी कंपनी का नेटवर्थ मतलब क्या होता है कि जो उसने उधार लिया है जितना भी, जब उसको हम माइनस कर देते हैं तो नेटवर्थ बचता है, तो वो होना चाहिए 15,000 करोड़ का औसतन। इस दौरान जो है कंपनी का 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ हो, है ना। 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ औसतन होना चाहिए, यानी 1 साल का। पिछले 3 वर्षों में इस तरह का उसको लाभ होना चाहिए। शुद्ध लाभ मतलब जो भी खर्चे होते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, उसको माइनस कर दिया जाता है तो शुद्ध लाभ हमें मिलता है। खर्चे वगैरह काट करके जो शुद्ध लाभ होता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होना चाहिए। एवरेज है 1 साल का है। पिछले 3 वर्षों में एवरेज 1 साल का जो शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट है, वो 5,000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वर्तमान में 14 महारत्न कंपनियां हैं इस समय, तो उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय गैस प्राधिकरण सेल गेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल, है ना। ये सेल गेल भेल, है ना, ये 3 कंपनी स्टार्टिंग की हैं। इसका एक बार क्वेश्चन आया था कि भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये दिया गया था 1 फरवरी 2013 ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब खैर उसमें डेट नहीं थी, ईयर ही दिए हुए थे। 2013 में जो है भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ना। इसके बाद आता है ओएनजीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, भारतीय तेल निगम आईओसी, है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, सितंबर 2017 में इसको ये दर्जा मिला है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अक्टूबर 2021 में दर्जा मिला है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी लिमिटेड से बोलते हैं, आरईसी 2022 का है ये, ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल, और चौथी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
ये 2024 में इसको दर्जा मिला, अक्टूबर 2024 की स्थिति है ना। अक्टूबर 2024 की स्थिति में जो है टोटल महारत कंपनियां हैं वो है 14। सबसे लास्ट में जिसको ये दर्जा मिला है वो है हाल, HAL, हाल, है ना। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HAL। इसको 2024 में ये दर्जा मिला है। तो ऐसे मिलाकर के टोटल हो जाती हैं महारत कंपनियां 24, ठीक है। इसके बाद नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे मैंने भी बताया था कि इसकी जो अवधारणा 1997 में आई। 97 में जो है नवरत्न कंपनी की अवधारणा आई। स्टार्टिंग में संख्या इनकी 9 थी, इसलिए इनको नवरत्न कहा गया, और अभी संख्या इनकी लगातार बढ़ती जा रही है ना। इस समय जो इनकी संख्या 9 थी इसलिए इनको नवरत्न नाम दिया गया था। वर्तमान में संख्या बढ़कर हो गई 24। ये पूरी ऐसी, इनका नाम याद रखना जरूरी नहीं है 24 का, लेकिन महारत्न कंपनियां जो 14 हैं उनके नाम आपको याद रखना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है नवरत्न कंपनियां। इनको एक्चुअली जो है कुछ छूट रहती है। जैसे महारत्न कंपनियां हैं तो महारत्न कंपनियों को जो है 5,000 करोड़ तक का निवेश, स्वतः निवेश करने की छूट रहती है। यानी इतने तक अगर उनको निवेश करना है तो सरकार से अनुमति नहीं लेना पड़ेगी। 5,000 करोड़ तक का निवेश जो है वो खुद भारत कंपनियां कर सकते हैं। नवरत्न कंपनियों को जो है 1,000 करोड़ तक का निवेश करने की छूट रहती है, उसमें उनको अनुमति नहीं लेना पड़ेगी, है ना। तो महारत्न कंपनियों को 5,000 करोड़ और नवरत्न कंपनियों को 1,000 करोड़ का निवेश करने की छूट रहती है। इसके लिए उनको जो है किसी प्रकार की परमिशन सरकार से लेना जरूरी नहीं होती है, ठीक है। यह है, यहां तक हो गया। इसके बाद भारत की औद्योगिक नीतियां, है ना। भारत में अब तक कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां आई, उनमें क्या प्रावधान किए गए थे, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली औद्योगिक नीति 1948 की है ना। 1948 में यह औद्योगिक नीति आती है। इसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को हुई। उस समय उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको इसका जनक कहा जाता है। 6 अप्रैल 1948 को ये आई थी। उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको जो है जारी किया था। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 की है। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब की है और इसको किसने जारी किया, उसकी डेट आपको ध्यान रखना है, 6 अप्रैल 1948। इसमें खास बात यह हुई कि इस नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व को स्वीकारा गया और इसी को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया ये, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रथम उद्योग नीति में भारत में अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होना, यानी दोनों साथ साथ चलना। यानी जो भी उद्यम है उनका संचालन निजी क्षेत्र में भी हो रहा है और सरकारी क्षेत्र में भी हो रहा है। जैसे बीएसएनएल सार्वजनिक उपक्रम है तो बीएसएनएल का भी कारोबार है मोबाइल सेक्टर में, और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वीआई है, जियो है, एयरटेल है, इनका भी कारोबार चल रहा है मोबाइल सेक्टर में। तो इस तरीके से इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो प्रथम उद्योग नीति से प्रचलन में आई थी और इसको स्टार्ट किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद दूसरी जो औद्योगिक नीति है 1956 की है, पहली 1948 की, दूसरी 1956 की है। इसके तहत उद्योगों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था। आधारभूत उद्योगों को सबसे ज्यादा बल दिया गया, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल इसमें मैंने नहीं किया है। इसमें 3 वर्ग जो है आधारभूत उद्योग हैं, है ना, और इसमें जो कोर सेक्टर जो कि जिनको कहा जाता है मिश्रित जो क्षेत्र हैं ना, निजी क्षेत्र हैं, संयुक्त क्षेत्र हैं, इस तरीके से उसमें डिवाइड किया गया है। आधारभूत उद्योग, मिश्रित संयुक्त क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र हैं, इनको जो है इस तरह से डिवाइड किया गया। तो इसके बाद इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है ना, इसको कहते हैं भारत का आर्थिक संविधान। और सबसे ज्यादा किस पर बल दिया गया, तो आधारभूत उद्योगों पर भी बल दिया गया है और 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। और तृतीय जो उद्योग नीति 1977 की है, इसमें लघु कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, है ना। बहुत डिटेल यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है इनकी, जो
नई औद्योगिक नीति 1991 की, उसको थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना है। चौथी औद्योगिक नीति 1980 की है, इसके अंतर्गत 3 उद्देश्य डिसाइड किए गए थे। आधुनिकीकरण है, विस्तार है, विशेष क्षेत्रों का विकास है। ये 3 जो है उद्देश्य चौथी जो औद्योगिक नीति उसमें डिसाइड किए गए थे, 1980 की है। आधुनिकीकरण है, मतलब आधुनिकीकरण किसका, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, फिर उसका विस्तार करना है, और जो पिछड़े क्षेत्र है उनका विकास करना है। तो इस तरीके से 3 उद्देश्य इसके आते हैं। नई औद्योगिक नीति, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 24 जुलाई 1991 को, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने मिलकर के जो है इस नीति को जारी किया था। और ये भारत में आर्थिक सुधारों का मील का पत्थर भी कही जाती है। उस समय बहुत सारे संकटों से भारत जूझ रहा था। 1991 में, 1990 के दशक में जो है भारत अनेक आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। इसमें भुगतान संतुलन बहुत ज्यादा प्रतिकूल था, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था, महंगाई बहुत ज्यादा थी। तो ये आर्थिक संकट जो चल रहे थे, इनसे निजात पाने के लिए जो है तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है ये नई नीति जारी की थी। इसका समय है 24 जुलाई 1991। तो ये जो है भारत में आर्थिक सुधारों में मील का पत्थर माना जाता है। तो वही है, 90 के दशक में भारत में विद्यमान गंभीर आर्थिक संकट से निपटने के लिए तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, द्वारा 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति जारी की गई, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। यहीं से सुधारों की नींव पड़ी, भारत के सुधारों की नींव जो है यहीं से पड़ी मानी जाती है ना। इसकी खास बात ये रही कि 18 जो प्रथम उद्योग थे उनको छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। 18 प्रमुख जो उद्योग थे उनको छोड़ करके बाकी जो उद्योग थे उनको लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया, यानी उनको स्थापित करने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं होता था ना। वर्तमान में ये संख्या है 4, मतलब कहने के यहाँ पर यह है कि वर्तमान में 4 ऐसे उद्योग हैं। पहले 18 थे, अब वो संख्या घटकर रहेगी 4, मतलब 4 ऐसे उद्योग हैं जिनको स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, बाकी के लिए जरूरी नहीं है। ये है तंबाकू से सिगार तथा सिगार का निर्माण करना, परमाणु आधारित उद्योग, औद्योगिक विस्फोटक सामग्री है, खतरनाक रसायन है। ये 4 उद्योग हैं जिनको स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है संबंधित विभाग से, मंत्रालय से, कार्यालय से, बाकी के लिए जरूरी नहीं है। ये अनिवार्य लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है ये जो है 1951 से स्टार्ट हुई है और अभी भी चल रही है, लेकिन अब इसको काफी लचीला बना दिया गया, शिथिल कर दिया गया है। भारत में लाइसेंसिंग व्यवस्था औद्योगिक लाइसेंसिंग उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 के तहत शासित होती है। 1951 में इसके लिए अधिनियम बना था, इसका नाम था औद्योगिक लाइसेंसिंग उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951। इसके द्वारा जो है अनिवार्य लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया है वो शासित होती है, यानी संचालित है। ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित जो उद्योग है उनकी संख्या को पहले 17 थी, फिर उसको घटा के 8 कर दिया गया था ना। मतलब 1956 में 17 थी, उनको घटा करके 8 कर दिया गया, और वर्तमान में केवल 2 ही उद्यम है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। यानी पहले जो है 8 थे, 17 थे स्टार्टिंग में, फिर 8 हुए, और अभी 2 ही बचे हुए हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, यानी जहां पर जो है केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही अपना इन्वेस्ट कर सकता है, यानी उनका संचालन कर सकता है, प्रबंध कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। बाकी 2 के अलावा बाकी सारे जो क्षेत्र हैं वो निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। केवल 2 क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं हो सकती है, निजी क्षेत्र उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। उसमें रेल संचालन है या रेल परिवहन है, और परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, जिसमें रेल संचालन को आंशिक रूप से जो है निजीकरण किया गया है इसका। उसमें पहली जो निजी रेल है वो तेजस है, नहीं यहाँ पर भी स्टार्टिंग हो गई है। अगर हम पूरी तरीके से कहें तो केवल एक ही क्षेत्र बचा हुआ है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, वो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। रेल परिवहन, रेल संचालन भी जो है इसका भी निजीकरण अब किया जा रहा है तेजस रेल के रूप में। पहली निजी जो रेल है तेजस है। तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग, उसमें मूल रूप से यानी एक ही अभी बचा हुआ है ओरिजिनली। ठीक है।
हाँ, तो ये नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी आपके सिलेबस में दिया गया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में भी दिया हुआ है ना। इसकी जो स्टार्टिंग हुई है योजना की, ये जापान से हुई है ना। वैश्विक संदर्भ में इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? वैश्विक संदर्भ में इसकी स्टार्टिंग जो हुई है वो जापान से हुई है, जापानी अवधारणा है। जापान में इसका प्रारंभ हुआ है 1979 में, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि ओडीओपी की जो स्टार्टिंग है वो किस देश से मानी जाती है, यानी किसकी अवधारणा है? तो जापान की अवधारणा है और केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अगर हम ओवरऑल देखें कि सबसे पहले किस राज्य ने इसको स्टार्ट किया, तो यूपी ने किया, है ना। भारत का पहला राज्य यूपी है जहां पर जो है एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम या योजना को स्टार्ट किया गया। तो यूपी ने कब स्टार्ट किया, तो उसका समय यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को पहली बार 24 जनवरी 2018 को इसको स्टार्ट किया था। इसमें गलत लिखा है, 24 जनवरी 2018 को इसको स्टार्ट किया गया है ना। 24 जनवरी 2018 की ईयर है, इसमें गलत दिया है ना। 2018 से इसको स्टार्ट माना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहें तो ये इसका क्रियान्वयन 2018 में ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया है ना। भारत का पहला राज्य यूपी है जिसने इसको स्टार्ट किया 2018 में। 2018 में ही जो है इसको केंद्र स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्टार्ट किया गया और स्टार्ट करने वाला जो मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का मंत्रालय। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि ओडीओपी की अवधारणा कहाँ की है या किस देश में सबसे पहले ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? जापान में स्टार्ट किया गया 1979 के समय। फिर भारत का कौन सा राज्य है जिसने ओडीओपी योजना को स्टार्ट किया, कार्यक्रम स्टार्ट किया? तो यूपी माना जाता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ? तो 2018 स्टार्टिंग में हो गया था, जनवरी में। और इसी समय यानी 2018 में ही इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट किया गया। केंद्र स्तर पर इसको स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो जो मंत्रालय है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो ये है इस तरीके से इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक जिला एक उत्पाद योजना केंद्र सरकार की योजना है, ये है ना, केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें हर जिले का कोई उत्पाद लेकर उसकी मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग की जाती है ना। उसकी ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग है, यहाँ पे ब्रांडिंग भी आएगी, उसकी ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग की जाती है। मतलब पर्टिकुलर कोई एक उत्पाद होता है, हर जिले में कोई ना कोई ऐसा उत्पाद होता है, फसल होती है, कोई वस्तु होती है जिस नाम से वो जिला जाना जाता है ना। उस वस्तु के नाम से वो जिला फेमस होता है। तो उस वस्तु को जो है चुना जाता है, सिलेक्ट किया तो उसकी पहचान की जाती है और उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग की जाती है। उसको राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर जो है उसको उठाया जाता है ताकि जो है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको रोजगार मिले और उस जिले का जो है नाम आगे बढ़े। तो ये है इस तरीके से। इसके लिए केंद्र सरकार ने 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 761 जिलों से कुल 1102 उत्पादों की पहचान की है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल कितने उत्पाद अभी चिन्हित किए गए हैं, पहचान किए गए हैं। तो 1102 जो उत्पाद हैं उनकी जो है पहचान केंद्र सरकार द्वारा की गई है। ओवरऑल पूरे भारत की बात हम कर रहे हैं ना। पूरे भारत में 1102 उत्पादों को पहचान करके जो है उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग की जा रही है। प्रमुख मंत्रालय कौन से हैं जो इस काम में लगे हुए हैं? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है ना, डीपी, आईआईटी, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा इसको लागू किया जा रहा है, मतलब इसकी नोडल एजेंसी है, इसकी कही जाएगी। इस योजना की नोडल एजेंसी है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। ये जो है इस काम में लगा हुआ है
है ना, इसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना, इसको कहते हैं DPIIT, शॉर्ट में लिखते हैं DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है, ये इसकी नोडल एजेंसी है, यानी इस विभाग द्वारा ये जो कार्यक्रम है ODOP प्रोग्राम, इसको जो है संचालित किया जा रहा है केंद्र स्तर पर, है ना। इसको सहायता देने वाले जो मंत्रालय हैं उसमें कृषि और किसान मंत्रालय है, किसान कल्याण मंत्रालय, लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, और वित्त मंत्रालय। इसको इस विभाग को जो हम पढ़ चुके हैं, इस विभाग को जो है हेल्प का काम कर रहे हैं। और इसकी थीम जो है, इसकी थीम है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, यानी डिस्ट्रिक्ट को, जिले को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करना, बनाना, ये जो है इसकी थीम रखी गई है। तो इस तरीके से ये मंत्रालय हेल्प कर रहे हैं, और इसकी थीम है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के रूप में डिस्ट्रिक्ट को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब मध्य प्रदेश में किस तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, कब से क्रियान्वयन हो रहा है, और कितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, कौन सा मंत्रालय इसके लिए काम कर रहा है, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में इसका जो प्रारंभ हुआ है 2020-2021 के लगभग जो है इसको अपनाया गया है। मध्य प्रदेश में ODOP जो प्रोग्राम है उसको 2020-21 में अपनाया गया है, इसकी स्टार्टिंग हुई है MP में। इसका जो मंत्रालय है मध्य प्रदेश में जो ये काम कर रहा है उसमें औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग है, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसको कहा जाता है DIPIP ना, DIPIP ये जो है विभाग है मध्य प्रदेश का, जो इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है, चला रहा है। इसने 2020 में MP औद्योगिक विकास निगम के तहत एक समर्पित ODOP और निर्यात सेल का गठन किया है, यानी ये जो मंत्रालय विभाग है मध्य प्रदेश का, ये जो है इस दिशा में काम कर रहा है। इसने क्या किया है, MP औद्योगिक विकास जो निगम है उसके साथ मिलकर के एक ODOP और निर्यात सेल का गठन किया है। ठीक है, तो ये खास विभाग जो है इस काम में लगा हुआ है। अब इसमें कितने प्रोडक्ट हैं MP में, तो इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में 52 जिलों के कुल 38 अद्वितीय प्रोडक्ट हैं। भविष्य में ODOP में निर्यात हब के रूप में जिले PMFME जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण किया जा रहा है ना। 52 जो जिले हैं उनके 38 अद्वितीय उत्पाद उनको जो चिन्हित किया गया है, और उनके माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है। PMFME जो है इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। ये जो है PMFME का जो है फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। ये जो है ये कार्यक्रम है जो है मध्य प्रदेश सरकार का, इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो है ये संचालित हो रही है व्यवस्था। तो यहां तक हो जाता है। इसके बाद आगे इसके उद्देश्य हैं। एक जिला एक उत्पाद या ODP जो प्रोग्राम है उसके उद्देश्य है स्थानीय जो उत्पाद है उनका संवर्धन करना, किसी क्षेत्र विशेष में जो है जो भी उत्पाद हो रहे हैं, जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, बन रही हैं, उनका संवर्धन करना, उनका विकास करना, प्रत्येक जिले के विशिष्ट और पारंपरिक उत्पादों की पहचान कर उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना, स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण, विकास एवं स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना, इसका ये मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है ये। कृषि और बागवानी वस्तुओं के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ये दूसरा उद्देश्य है। राज्य के जिले को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देना, ये थीम में ही बताया गया था, जिले को जो है निर्यात हब के रूप में विकसित करना, उसको बढ़ावा देना। जिले स्तर पर नवाचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करना,
ताकि उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, है ना। जिले स्तर पर जो नवाचार प्रौद्योगिकी है उसके उपयोग के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना, यानी नई जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास करने के लिए जो है एक तंत्र, एक सिस्टम को विकसित करना, जिससे जो वो घरेलू तथा जो 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 उद्योग हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, वो घरेलू स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। ठीक है, तो ये है इस तरीके से इसका पर्पज। इसके बाद रोजगार सृजन एक बहुत बड़ा, ये भी एक पर्पज है, रोजगार सृजन, है ना। किसी प्रोडक्ट को, लोग किसी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं या वस्तु का निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो उनको जो है और ज्यादा रोजगार मिल सके, जब उसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा, उसकी पहचान जब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन जाएगी, तो उसमें और लोग जो है इन्वॉल्व हो पाएंगे, और ज्यादा वो वस्तुएं बनेंगी, और ज्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, तो इससे लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगा, है ना। तो पारंपरिक शिल्प और उद्योगों को पुनर्जीवित करके स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, ये जो है इसका खास पर्पज माना जाता है। आत्मनिर्भरता, जिलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। लोग जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे, जब उनको रोजगार मिलेगा तो वो लोग जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। वैश्विक निर्यात, निर्यात में वृद्धि करना, भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाना, निर्यात में वृद्धि करना। स्थानीय से वैश्विक, इसको कहते हैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, है ना। ये है आत्मनिर्भर जो भारत का अभियान है, उसका लोगो है वोकल फॉर लोकल, इसको कहते हैं स्थानीय से वैश्विक, है ना। इसके तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, इसी को वोकल फॉर लोकल कहते हैं। यानी जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, यानी उनकी पहचान विकसित करना। तो ये इस तरीके से इसके पर्पज मैंने बताए हैं। अब यहाँ पर जो है, जो 52 जिले हैं, उस समय 52 जिले थे, अभी 55 हो गए हैं, तो 52 जिलों के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो उत्पाद हैं उनको जो है इसमें सम्मिलित किया गया है, इनके उत्पादों को जो है चिन्हित किया गया है, और हर जिले का कोई ना कोई एक ओडीओपी बताया गया है, बनाया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, जोड़ी में आया था कि कौन सम्मिलित नहीं है, वो क्वेश्चन पिछली बार यहीं से पूछा गया है ना। तो शिवपुर, इसका अमरूद है। देखो सभी जिलों का खैर याद नहीं रख सकते, क्योंकि 52 जिलों के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको जो ओडीओपी घोषित किया गया है, तो सभी के याद रखना तो बहुत मुश्किल है। कुछ खास जिले हैं, उनके जो खास उत्पाद हैं, जिनको ओडीओपी डिक्लेयर घोषित किया गया, उनको हम याद रख सकते हैं, है ना। शिवपुर का अमरूद है। मुरैना सरसों तेल है, क्योंकि मुरैना में सरसों ज्यादा होता है। गजक वहां की फेमस है ना। बलुआ पत्थर है, मधु है, मधु यानी शहद है, शहद भी मुरैना में ज्यादा होती है, सरसों भी मुरैना में ज्यादा होता है, गजक भी बहुत फेमस है, तो ये इसके ओडीओपी है। भिंड सरसों का उत्पाद। ग्वालियर है पत्थर की टाइल, आलू उत्पाद है। ततिया गुड़, पुदीना, है ना। शिवपुरी है कपड़ा, जैकेट, मूंगफली, टमाटर, ये जो है शिवपुरी के हैं। गुना का धनिया है, गुना में धनिया काफी फेमस है, तो ये यहाँ का है। अशोकनगर में चंदेरी की साड़ियां बहुत फेमस है। गेहूं उत्पाद। विदिशा कृषि उपकरण और फ्लैग स्टोन टाइल। रायसेन धान का खेत, टमाटर प्रसंस्करण है। सीहोर लकड़ी के खिलौने, है ना। सीहोर बुधनी जो है फेमस है, बुधनी में लकड़ी के खिलौने जो है काफी फेमस है। दूध उत्पाद। भोपाल जरी, है ना, जरी के लिए फेमस है। जरदोजी पर्स है, जूट उत्पाद है। होशंगाबाद पर्यटन, कपास उत्पाद, रेशम कीट पालन। बैतूल सागौन लकड़ी उत्पाद, गुड़ है, हर्बल और जैविक उत्पाद है। हरदा बांस, गेहूं और गेहूं उत्पाद। खंडवा प्याज उत्पाद, सोयाबीन। बुरहानपुर का केला जो है बहुत फेमस है। विद्युत से चलने वाला हथकरघा, बुरहानपुर हथकरघे के लिए फेमस है, तो हथकरघा इसको हैंडलूम, पावर लूम बोलते हैं। विद्युत से चलने वाला करघा यानी पावर लूम। हैंडलूम पावर लूम के लिए फेमस है बुरहानपुर, और केला के लिए फेमस है, केला ज्यादा होता है वहां पर।
खरगोन मिर्ची फेमस है वहां की, और कपास अनुसंधान केंद्र, कपास का भी उत्पादन सबसे ज्यादा वहीं पर हो रहा है। बड़वानी अदरक उत्पाद ना, अदरक जो है बड़वानी में ज्यादा होता है। तो यहां से हमें यह भी पता चल रहा है कि कौन सा उत्पाद कहां पर ज्यादा हो रहा है, तो वो आपको इस तरह से भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद आगे है धार, बाघ प्रिंट बहुत फेमस है, बाघ प्रिंट। इंदौर आलू उत्पाद, गेहूं और उसके उत्पाद। ट्यूडम देवास आलू और आलू उत्पाद, बांस। शाजापुर संतरा प्याज केला, इसमें गेहूं शाजापुर। राजगढ़ नारंगी उत्पाद है। आगर मालवा नारंगी उत्पाद सेम है इसमें। उज्जैन पोहा कटा हुआ चावल प्याज। रतलाम लहसुन और रतलामी नमकीन बहुत फेमस है, लहसुन उत्पाद ना, रतलामी नमकीन जो है रतलाम का फेमस है। झाबुआ कड़कनाथ चिकन, कड़कनाथ मुर्गा वहां का बहुत फेमस है। टमाटर उत्पाद हो गए झाबुआ। अलीराजपुर महुआ और सफेद मूसली, शरीफा मधु, ये अलीराजपुर के हैं। नीमच है औषधि पौधे, धनिया इसका भी है। मंदसौर लहसुन उत्पाद है ना, मंदसौर में लहसुन काफी ज्यादा मात्रा में होता है, तो इसका ओडीओपी है। सागर कृषि उपकरण टमाटर उत्पाद है। नरसिंहपुर विभाजित अरहर मटर गुड़, अरहर जो है अरहर ये गाडरवारा की बहुत फेमस है, इसलिए वहां पर इसका ओडीओपी रखा गया है। गुड़ गन्ना अनुसंधान केंद्र है, वहां पर गुड़ बनता है इसलिए गुड़ है इसका। मटर भी है। छिंदवाड़ा संतरा, मक्का छिंदवाड़ा में ज्यादा होता है तो मक्का है इसका, संतरा है। सौसर सिल्क। सिवनी जीरा शंकर चावल, शरीफा। बालाघाट कोदो कुटकी, ये देखो आया था कुछ क्वेश्चन इसका, कोदो कुटकी बालाघाट फेमस है। मंडला यहां पर भी कोदो कुटकी, गोंड पेंटिंग और हर्बल उत्पाद। गोंड पेंटिंग यहाँ की फेमस है, गोंड जनजाति यहाँ पे ज्यादा रहती है मंडला में, है ना। तो बालाघाट और मंडला दोनों की कोदो कुटकी है, लेकिन मंडला की गोंड पेंटिंग हर्बल उत्पाद है। डिंडोरी इसकी भी कोदो कुटकी है, गोंड पेंटिंग। और अनूपपुर की भी कोदो कुटकी है, देखिए इतनी कोदो कुटकी आपको ध्यान रखना है। आम है, गुल बकावली है ना, ये है अनूपपुर के ओडीओपी। इसके बाद आगे शहडोल की में हल्दी ज्यादा होती है तो हल्दी है इसका शहडोल का। उमरिया महुआ आम। जबलपुर रेडीमेड गारमेंट और हौजरी। मटर है सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, मटर भी है इसका। कटनी स्टोन है ना, स्टोन के लिए फेमस है। चावल और टमाटर उत्पाद। दमोह काबुली चना टमाटर, ये इसका ओडीओपी है ना। तो कुछ का ध्यान रखना है, सभी का ध्यान रखना तो संभव नहीं है। पन्ना आंवला ज्यादा होता है, आंवला जिला भी आंवले जिले के नाम से ये फेमस है। और जबलपुर को आम जिला कहा जाता है, तो ये जिले ही उस के नाम से फेमस है ना, तो इसलिए उनको ओडीओपी है। छतरपुर ग्रेनाइट फर्नीचर के लिए फेमस है, ग्रेनाइट छतरपुर में ज्यादा होता है तो वो उसका ओडीओपी है। टीकमगढ़ पीतल मूर्ति अदरक। निवाड़ी मूंगफली और मूंगफली उत्पाद, अदरक और अदरक उत्पाद। सतना प्याज और प्याज उत्पाद, टमाटर खुशनो पीतल कांस्य बर्तन। रीवा हल्दी आम। सीधी गलीचा आम उत्पाद, कोदो कुटकी यहां भी है देखें। सिंगरौली कोदो कुटकी इसका भी है। महुआ एल्यूमिनियम। तो ये इस तरीके से 52 जिलों के ओडीओपी मैंने यहाँ पर बताए हैं। जैसा मैंने पहले बताया है कि सारे जिलों के ओडीओपी हम याद नहीं रख सकते हैं, तो कुछ जो है आप ध्यान रख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इससे आपको जो है ओडीओपी के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि इस जिले में कौन सी फसल ज्यादा होती है, कौन सा उत्पाद ज्यादा होता है, ये भी इससे हमें पता चल रहा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कौन सा उत्पाद कहां पर ज्यादा उत्पादित हो रहा है। तो ये इस तरीके से ओडीओपी वाला टॉपिक पूरा हो जाता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, आईपीआर, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
बौद्धिक संपदा अधिकार। देखिए, बौद्धिक संपदा ऐसी संपदा है, ऐसी संपत्ति है जो बुद्धि के जरिए हमने अर्जित की है। अगर कोई व्यक्ति जो है अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल के जरिए अर्जित करता है तो उसको जो है बौद्धिक संपदा कहा जाता है। और जो उसने अर्जित की है संपदा, संपत्ति, उस पर उसका अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता है ना। तो इसी के जरिए जो है इसको ही सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रकार इसके प्रचलित हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के 6 प्रकार, जिसका हम आगे जिक्र करने वाले हैं, है ना। तो व्यक्तियों को उनकी बौद्धिक सृजन, वैज्ञानिक खोज है, संगीत है, कला है, उद्योग है आदि के क्षेत्र में प्राप्त विशेष अधिकार जो है उसको कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना। उसने अगर कोई विशेष आविष्कार किया है, कोई सृजन किया है, कोई वस्तु बनाई, कोई डिजाइन बनाई है, तो उसका उस पर जो अधिकार है उसको हम कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। और इसको संरक्षित रखने के लिए पेटेंट है, कॉपीराइट है ना, ट्रेडमार्क है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें प्रचलित हैं, जिनके बारे में हम डिटेल करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आता है पेटेंट। ये इसके 6 प्रकार हैं मुख्य रूप से, है ना। VIPO संगठन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो 6 प्रकार इसमें बताए गए हैं पेटेंट के। इसमें पहला है टोटल 6 प्रकार हैं बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी 6 प्रकार। उसमें पहला है पेटेंट। नवीन उत्पाद या निर्माण प्रक्रिया संबंधी बौद्धिक अधिकार होता है। नया कोई प्रोडक्ट हमने बनाया है, कोई आविष्कार किया है, या उसकी हमने प्रक्रिया विकसित की है, तो इन दोनों तरह से जो है पेटेंट होता है। पेटेंट में जो है 2 रहते हैं, एक उत्पाद और प्रक्रिया। पेटेंट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है उत्पाद पेटेंट, उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट। उत्पाद पेटेंट, दूसरा है प्रक्रिया पेटेंट, है ना। मतलब कोई प्रोडक्ट उसने बनाया है तो उसका पेटेंट वो करा सकता है, उसको बनाने में जो प्रोसीजर यूज हुआ है उसका पेटेंट करा सकता है ना। तो 2 तरह से पेटेंट होता है, उत्पाद का और उसकी प्रक्रिया का, निर्माण की प्रक्रिया का। तो ये है, इस तरह से 20 साल का समय होता है, 20 साल के लिए पेटेंट होता है। और जैसे तुलसी से निर्मित दवा का पेटेंट जो है कराना, ये इस तरीके से पेटेंट है। तो तुलसी से निर्मित दवा क्या है उसका पेटेंट कराया जाता है, और तुलसी से जो दवा बनी है उसकी जो प्रोसीजर है उसका भी पेटेंट होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से पेटेंट हो सकता है। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क। जिस सेवा उत्पाद की विशेषता बताने वाला, किसी सेवा उत्पाद की विशेषता बताने वाली जो चिन्ह है, डिजाइन है, उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। लोगो जैसे ये सिविल जॉब्स का लोगो है, तो इसका क्या होगा, ये ट्रेडमार्क होगा, है ना। हमने जो ये लोगो बनाया है उसका ट्रेडमार्क होता है। और ट्रेडमार्क हो गया मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस लोगो का कोई भी दूसरा यूज नहीं कर सकता है। तो इस तरह के जो लोगो होते हैं, विद्यालय का लोगो है, किसी इंस्टीट्यूट का लोगो है, तो ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं, ट्रेडमार्क के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है कॉपीराइट। साहित्यिक, नाटकीय, कलात्मक आदि कृतियों के निर्माण, प्रकाशन, विक्रय हेतु प्राप्त विधिक अधिकार, इसको कहते हैं कॉपीराइट, है ना। जैसे मैंने पुस्तक लिखी तो मैंने उसका कॉपीराइट कराया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा कंटेंट है उसको दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। अगर कोई यूज करता है तो उस पर मैं जो है मुकदमा दायर कर सकता हूँ, केस दायर कर सकता हूँ। तो ये होता है कॉपीराइट। किसी ने कोई गीत बनाया है, गीत के बोल लिखे हैं, किसी ने कोई संगीत बनाया है, म्यूजिक दिया हुआ है, तो वो उसका कॉपीराइट कराता है। और उसकी अनुमति के बिना जो है उसने जो गीत बनाया है, संगीत बनाया है, कोई बुक लिखी है, कोई कंटेंट लिखा है, तो उसकी अनुमति के बिना उसका वो कंटेंट या गीत संगीत यूज नहीं कर सकता। तो उसको हम कॉपीराइट कहते हैं। समयावधि होती है सृजनकर्ता की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक जो है उसका अधिकार बना रहता है। औद्योगिक डिजाइन, किसी उद्यम संबंधी पैटर्न, रंग विन्यास आदि
तथा त्रि-आयामी चित्रों का सम्मिलन ही जो है औद्योगिक डिजाइन कहा जाता है। जैसे कोका कोला की डिजाइन है ना, जैसे कोका कोला है, उसने जो डिजाइन यूज कर रहा है वो, तो वो औद्योगिक डिजाइन होती है। वो डिजाइन जो है और कोई यूज नहीं कर सकता अगर उसने जो है उसको रजिस्ट्रेशन उसका कराया है तो। इसके बाद आगे आता है भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग। इसका क्वेश्चन आया हुआ है जीआई टैग का। किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध वस्तु प्राणी हेतु दिया जाने वाला भौगोलिक विशेष चिन्ह जो है उसको भौगोलिक संकेतक या उसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर, है ना। जीआई किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध वस्तु प्राणी या कोई फसल है, कोई वस्तु है, कोई जंतु है, प्राणी है, उसके लिए जो है एक विशेष चिन्ह दिया जाता है, उसको बोलते हैं जीआई टैग। जैसे उदाहरण है चंदेरी साड़ी के लिए जो है जीआई टैग दिया गया है। इसकी जो अवधि होती है जीआईटी की 10 वर्ष के लिए होती है, बाद में फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। एक बार में 10 साल तक वो रह सकता है। फिर ट्रेड सीक्रेट लास्ट है, व्यापार या उत्पाद प्रक्रिया संबंधी गुप्त फॉर्मूला या उत्पाद का नुस्खा। जैसे कोई वस्तु, कोई उत्पाद उसने बनाया है तो उसका कोई गुप्त फॉर्मूला होता है, उसको बनाने का फॉर्मूला होता है ना, उसमें क्या क्या उसने मिलाया है, तो वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है ट्रेड सीक्रेट। किसी व्यापार या कोई वस्तु उसने बनाई है, कोई दवा बनाई है, उसने उस दवा को बनाने में उसने क्या फॉर्मूला यूज किया है, तो वो गुप्त रखा जाता है, वो उसी के पास होता है, वो जो है कोई यूज नहीं कर सकता है अगर उसने जो है रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये है उदाहरण डोमिनोज पिज्जा की विधि। डोमिनोज पिज्जा जो बनता है उसकी विधि जो है बनाने की, वो जो है उसको कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से 6 प्रकार के ये बौद्धिक संपदा अधिकार है। आईसी चिप, सिलिकॉन द्वारा कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर संबंधी चिप प्राप्त हेतु विशेष बौद्धिक अधिकारों जैसे इंटेल जो है ये आईसी चिप से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश में क्या प्रगति हुई है इसको लेकर के कुछ फैक्ट, इसमें कुछ डेटा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि भारत तथा मध्य प्रदेश का कंपेरिजन किया है ना। भारत की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश की स्थिति, दोनों का कंपेरिजन यहाँ पर किया हुआ है। मध्य प्रदेश ने पेटेंट और डिजाइन फाइलिंग में सकारात्मक सुधार किया है। भारत में फाइल और स्वीकृत पेटेंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है ना। मध्य प्रदेश में, भारत में बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। भारत तथा मध्य प्रदेश दोनों में आप लिख सकते हैं, वैसे मध्य प्रदेश से संबंधित है ये टॉपिक, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश लिखा है। देखिए मध्य प्रदेश ने 2018-19 से 2022-23 तक अपने पेटेंट तथा डिजाइन फाइलिंग दर में लगातार सुधार दिखाया है, सुधार इसमें हुआ है। उसके डेटा आगे यहां पर आपको मिलेंगे। देखिए भारत में पेटेंट फाइलिंग की चक्रवृद्धि वार्षिक दर जो है 10.33%, 10.33% है, जबकि मध्य प्रदेश में ये दर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, 27.2% है ना। इंडिया में दर कम है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। ये पेटेंट फाइलिंग की है, मतलब पेटेंट कराने के लिए जो फाइलिंग होती है ना। अगर मैंने कोई आविष्कार किया है तो मुझे पेटेंट कराना है, तो उसकी फाइलिंग की जो दर है, कितने लोगों ने, मतलब 100 लोगों में जो है 27 लोगों ने पेटेंट की फाइलिंग कराई है। 100 लोगों ने आविष्कार किया है तो उनमें से जो है 27 लोगों ने पेटेंट की फाइलिंग कराई है। तो ये इसकी दर है जो 10% है केवल इंडिया लेवल पर, और मध्य प्रदेश में जो है ये 27%। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में डिजाइन फाइलिंग की है ना। कोई भी डिजाइन तैयार की गई है उसके लिए जो फाइलिंग कराई जाती है, डिजाइन फाइलिंग होती है, में लगभग 48% की वृद्धि देखी गई है मध्य प्रदेश में, जबकि भारत में ये दर है 12%। आप देखिए कितना फर्क है, 48.5% है, 0.05%, और भारत में ये दर है 12.52%। डिजाइन फाइलिंग की है, पेटेंट फाइलिंग, डिजाइन फाइलिंग, दो इसमें डेटा आपको दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में 2021-22 से 2022-23 में पेटेंट फाइलिंग की वार्षिक जो प्रतिशत
वृद्धि है 32.37% देखी गई है, जबकि डिजाइन फाइलिंग में वृद्धि जो है ज्यादा है 63.9% वार्षिक वृद्धि देखी गई है। दोनों में अलग अलग यहाँ पर मैंने लिखा। ये कब से कब तक की बात है? 21-22 से 22-23 तक जो है पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि और डिजाइन फाइलिंग में वृद्धि यहाँ पर लिखी हुई है। दो डेटा यहाँ पर लिखे गए, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो है अलग अलग वर्षों में भारत तथा मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइल कितने किए गए हैं और डिजाइन में कितने फाइलिंग की गई है ना। मध्य प्रदेश द्वारा फाइल किए गए आईपीआर की संख्या यहाँ पर बताई गई है ना। तो ये 2017-18, 18-19, 20-21, 20-21, 19-20, 21-22 और 22-23। तो 22-23 का आपको डेटा याद रखना है, ठीक है। 22-23 में भारत में कितनी पेटेंट फाइल किए गए, संख्या लिखी हुई है 82,811। मध्य प्रदेश में संख्या है 646, ठीक है। ये पेटेंट फाइलिंग की है। डिजाइन फाइलिंग की है 22,698, भारत में है ना, 22,698। और मध्य प्रदेश में डेटा है ये डिजाइन फाइलिंग का 441, ठीक है। तो ये है इस तरीके से दोनों का कंपैरिजन, पेटेंट फाइलिंग और डिजाइन फाइलिंग। पेटेंट फाइलिंग ज्यादा है, डिजाइन फाइलिंग कम है ना। तो दोनों का कंपैरिजन किया। आपको ध्यान रखना है ये वाला डेटा, नया डेटा ध्यान रखना है ना। और इसके बाद फिर आगे इसमें बताया गया है कि 2020-21 के डेटा है ये। 2020-21 में सर्वाधिक पेटेंट दायर करने वाले जो राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा जिन्होंने पेटेंट फाइलिंग की है। महाराष्ट्र में 4,214 है, तमिलनाडु में 3,945 है, कर्नाटक में 2,784 है। 2020-21 के हिसाब से डेटा दिया गया है। ये भी 20-21 के हिसाब से मध्य प्रदेश की स्थिति है पेटेंट फाइलिंग, डिजाइन फाइलिंग में। पेटेंट फाइलिंग में 14वें स्थान पर है मध्य प्रदेश। कुल आवेदन संख्या 398, ये 2020-21 का डेटा है। और डिजाइन फाइलिंग में स्थान 12वां है और कुल जो आवेदन संख्या है 214 है, ये डिजाइन फाइलिंग की संख्या है। तो 2020-21 का डेटा मैंने 2022-23 का भी डेटा वहां पर बताया हुआ है, तो वो आपको लास्ट ध्यान रखना है ना। तो ये इस तरीके से यहां तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, यहां से क्वेश्चन पिछली बार बना हुआ है ना। जीआई टैग किसको किसको जीआई टैग मिल चुका अब तक, कब मिला है, वो यहां पर मेंशन किया हुआ है। चंदेरी साड़ी के लिए जीआई टैग अशोकनगर को मिला है, सभी जानते ही हैं। ये काफी पहले मिल गया था, 2005-6 में। सूती वस्त्र की साड़ियां होती हैं ये। चमड़े के खिलौने के लिए जीआई टैग इंदौर को मिला हुआ है, 2008-9 का है डेटा ये। हाथ से खिलौने, हाथ से खिलौने बनते हैं। बाघ प्रिंट धार इसके लिए फेमस है, 2008-9 में जो है ये मिला है। कपड़े पर छापे गए चित्र बाघ प्रिंट होते हैं। बेल मेटल वेयर दतिया टीकमगढ़ इसके लिए फेमस है, 2008-9 को मिला है। धात्विक मूर्तियां तथा पीतल बर्तन जो है इसके बनते हैं यहाँ पर। महेश्वर साड़ी खरगोन इसके लिए जाना जाता है, 2012-13 में मिला है ये। रतलामी सेव रतलाम 2014-15 में मिला है, बेसन से निर्मित नमकीन उत्पाद है ये। नागपुरी संतरा, ये नागपुर और छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर और छिंदवाड़ा दोनों को जीआई टैग मिला है, क्योंकि छिंदवाड़ा में भी संतरा होता है काफी मात्रा में और नागपुर में होता है। नागपुरी संतरा बहुत फेमस है। तो 2014-15 का है ये। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र का संयुक्त रूप से जीआई टैग है ये, है ना, नागपुर संतरा। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ इसके लिए फेमस, झाबुआ में होता है कड़कनाथ मुर्गा, ये इसका ओडीओपी भी है ना, 2018-19 में मिला है ये। प्रोटीन से भरपूर भोजन है ये। इसके बाद चिन्नौर चावल, ये बालाघाट, ये एमपीपीएससी प्री 2024 का ये क्वेश्चन है ना, 2021 में मिला है ये, है ना। चिन्नौर चावल खाने में स्वादिष्ट होता है, खुशबू भी होती है इसमें, इसके लिए फेमस है। महोबा देसावरी पान, है ना, महोबा का पान बहुत फेमस है और महोबा यूपी में पड़ता है और एमपी से एक्चुअली
महोबा लगा हुआ है, इसलिए ये एमपी यूपी दोनों का संयुक्त जीआई टैग है, 2021 में मिला हुआ है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है महोबा डिस्ट्रिक्ट से, है ना, महोबा यूपी में, छतरपुर एमपी में पड़ता है। तो जो ये पान होता है ये महोबा का है फेमस, लेकिन हमारे छतरपुर में भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से गजक मुरैना की फेमस है, मुरैना को मिला है जीआई टैग, 2023 का है ये। देखिए 2023 में कितने सारे जीआई टैग मिले हैं। पत्थर शिल्प है, ये भेड़ाघाट जबलपुर का है, 2023। गोंडी चित्रकला डिंडोरी, 2023 का है ये। लौह शिल्प जो है डिंडोरी का ही है, 2023 में मिला है ये। कालीन ग्वालियर को मिला है, कालीन के लिए जीआई टैग 2023 में ही है। 12 सिवनी साड़ी, ये बालाघाट, 2023 में मिला है। सरवती गेहूं मैंने बताया हुआ है, सीहोर को मिला है, मैंने बताया पहले कृषि में बताया था। बाटिक प्रिंट जो है उज्जैन, 2023 का है ये। और सुंदरजा आम, ये रीवा का है, और 2023 में इसको जीआई टैग मिला सुंदरजा आम, है ना। तो इस तरीके से जो है ये जीआई टैग अभी तक मिल चुके हैं, 2023 तक के डेटा इसमें दिए गए हैं, ध्यान रखना है। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें भारत में आईपीआर का पहला मामला 1856 में अल्फ्रेड डे पेनिंग ने उठाया था, है ना। आईपीआर का पहला मामला कब उठाया गया था? 1856 में अल्फ्रेड डे पेनिंग ने उठाया था। कॉपीराइट जो कानून है 1847 में लागू हो गया है, अभी भी लागू है। कॉपीराइट कानून 1847 का कानून है, पुराना कानून अभी भी लागू है। कॉपीराइट एक्ट 1914 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 1858 में नया कॉपीराइट कानून आया, तो ये अभी नया कानून यही चल रहा है। 1958 का कानून, कॉपीराइट कानून जो है नया चल रहा है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 है। पेटेंट अधिनियम 1970, इसमें संशोधन हो गए हैं काफी। ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1919 का चल रहा है। वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, ये 1999। ट्रेडमार्क्स और जो भौगोलिक संकेतक, ये दोनों जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो है, ये दोनों कानून 1999 के हैं, ध्यान रखना है ना। ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, ये दोनों जो है 1999 के हैं। ट्रेडमार्क जो अधिनियम है 1970 का है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 का है। तो ये अधिनियम का ईयर भी कभी पूछ सकते हैं कि कब के हैं ये। पेटेंट हेतु समिति जो गठित की गई थी 1949 में गठित की गई थी, डॉक्टर बक्सी टेकचंद की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। नवीन पेटेंट अधिनियम 1970 का है, इसमें संशोधन किए गए, जैसे मैंने अभी बताया 2003, 2005, 2006, 2020 में इसमें संशोधन हो चुके हैं। तो ये है पेटेंट अधिनियम 1970। इसके बाद भारत में पेटेंट कानून, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 12 मई 2016 को जो है ये आई थी, और इसका नारा था, प्रमुख नारा रचनात्मक भारत और अभिनव भारत जो है, ये इसका नारा प्रचलित हुआ था। 12 मई 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति आई थी। 25 जनवरी 2021 को अधिसूचना डिजाइन नियमों में संशोधन का उद्देश्य तेजी से प्रसंस्करण को सक्षम बनाना, ये जो इसका उद्देश्य सेट किया गया था। अब इसके बाद ये जो कानून है जो इसके लिए काम करता है ना, आईपीआर यानी बौद्धिक संपदा जो अधिकार है उनके लिए, उनके संरक्षण के जो कानून जो संस्था काम कर रही है वो है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन, वीआईपी उसको कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन या विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन, विश्व आता है एक्चुअली इसमें, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन है, जिसको WIPO शॉर्ट में कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1967 को हुई। 1970 में इसने कार्य प्रारंभ किया। इसका पुराना नाम था BIRPI। BIRPI पुराना नाम, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जिनेवा इसका मुख्यालय वर्तमान में, लेकिन पहले जो है इसका मुख्यालय था बर्न स्विट्जरलैंड, बाद में जो है इसका मुख्यालय वर्तमान में जिनेवा हो गया है। सदस्य देश इसके 193 हैं।
भारत 1975 में सदस्य बना है ना। भारत कब इसका सदस्य बना? तो 1975 में बना। और अभी वर्तमान में भारत सहित इसमें कुल 193 सदस्य हो गए हैं जो यूएनओ के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के भी इतने सदस्य हैं 193, और इसके भी है, वीआईपीओ के भी है। इसके द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, है ना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में इसने जारी किया है। इसमें भारत का स्थान 40 है और 132 देशों में से जो है भारत का स्थान 40वां है, 40, है ना। 2023 का सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो वीआईपीओ द्वारा जारी किया जाता है। भारत का प्रथम टैग दार्जिलिंग चाय है। 2004 में जो है जीआई टैग मिला था, भारत का है ये, भारत का पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय, 2004 में उसको जीआई टैग मिला था, दार्जिलिंग की चाय। ये भारत को कुल 400 प्लस जीआई टैग मिल चुके हैं। ट्रिप्स जो है 1 जनवरी 1995 से लागू है। ट्रिप्स जो है 1 जनवरी 2000, ट्रिप्स का मतलब होता है जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उनके संरक्षण के लिए जो है ये WTO एक समझौता जो WTO ने किया था। ट्रिप्स और ट्रिप्स दो हैं वैसे ये, तो बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी समझौता है ट्रिप्स, और ट्रिप्स जो है निवेश संबंधी समझौता है। तो दो समझौते जो है ये लागू हैं, WTO द्वारा इनको लागू किया गया है, ठीक है। 1 जनवरी 1995 से लागू है। इसकी बुदापेस्ट कन्वेंशन से जो है इसकी पृष्ठभूमि स्टार्ट हुई थी। इसकी अंतर्गत है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, ये जो है नीति आयोग द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा का था, और मध्य प्रदेश का जो स्थान रहा है इसमें 13वां रहा है, और इसका स्कोर था 74। मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर रहा। ये जो इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा ये पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे। सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। कर्नाटक को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर इंदौर में स्थित है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर कहां पर स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये 26 अप्रैल को। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन 8 दिसंबर 2021 से स्टार्ट किया गया था। इसकी जो नोडल एजेंसी है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो है, इसकी नोडल एजेंसी कही जाती है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहा है। इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में ये काम कर रही है ना। तो यहां तक जो है ये पूरा हो जाता है, और आगे जो टॉपिक बचा हुआ है, एक आधारिक संरचना वाला टॉपिक बचा हुआ है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।